Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hoping all of you are fine and enjoying. Well, beta, when talking about today's lecture, I would like to say that today it's going to be question answer session. That is all based on your queries, your questions, your feedback we got the last week. You people are having certain questions in your mind, and we are here to guide you and to facilitate you and to provide satisfactory answers to those questions. You know that your online classes are going on these days, and your online classes basically started on 3rd of June, and up till now we're quite happy. We teacher on our part are excited to communicate with you, and today we are having the chance to talk to you in the way so to satisfy you regarding certain questions which are popping up in your mind, all related to your subject, all related to your studies. तो बेटे आज बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, बल्कि छोटा सा इसको ना कहा जाए, ये पूरा लेक्चर ही बेस करेगा क्वेश्चन आंसर्स को, वो क्वेश्चन आंसर्स, वो फीडबैक जो आपकी तरफ से हमें मिली। यानी 3 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और इस दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस्ड हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जहन में, तो आपने वो अपने फीडबैक कॉलम में टीचर से वो सवालात किए हैं। तो उन तमाम सवालात जो है उसको कवर करते हैं, उनका जवाब इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगी। बेटा एक छोटी सी चीज़ ये थी कि एक बच्चों के जहन में क्वेश्चन ये था रिगार्डिंग द सिलेबस एंड बुक्स विच आर टू बी टॉट इन FSC पार्ट 2। आपका जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको पेपर पैटर्न और आपके सिलेबस के हवाले से चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी, बोर्ड पे लिखी भी थी आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्या पढ़ना है और किस तरह से कौन सा क्वेश्चन जो है उसका क्या वेटेज है, उसके कितने मार्क्स पेपर में होंगे, उसे किस तरह से तैयार किया जाए। बेटे इस सवाल का मुख्तसर छोटा सा आंसर मैं आपको दे देती हूँ कि आपने क्या पढ़नी है किताब में, और फिर थोड़ी सी तफसील में जाएंगे कि पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये कुछ स्टूडेंट्स के जहन में अभी भी मौजूद है, और चूँकि बहुत फर्स्ट लेक्चर शायद आप कुछ बच्चे ना देख पाए हों, तो अभी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं कि किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा। बेटे आपने पार्ट 1 में बुक 1 पढ़ी, और इसके अलावा हमने पढ़ी बुक 3। बुक 1 जो है वो क्या थी, वो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ थी, और बुक 3 क्या थी, वो आपने प्लेस पढ़े, और इसके अलावा आपने पढ़े जनाब पोइट्री पढ़ी। अब आप बुक 2 पढ़ेंगे, और बुक 2 क्या है, बेसिकली हमें FSC पार्ट 2 में हमें पढ़ना है बुक 2, और बुक 2 में क्या है बेटे, बुक 2 में आपके लेसन्स शामिल हैं, आपकी मॉडर्न प्रोज है, ब्लैक मार्कर। बुक 2 में बेटे आपकी मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, मैं यहाँ लिखती हूँ मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज। जी बेटे आपको बुक 2 में ये पढ़ना है, यानी इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 जो है वो आपसे बात हुई थी, पार्ट 1 जो प्रोज को कंप्राइज कर रहा है, यानी लेसन नंबर 1 to 10, और इसी का पार्ट 2 होगा, और पार्ट 2 कंप्राइज कर रहा है लेसन नंबर 11 to 15। ये बेसिकली आपकी मॉडर्न प्रोज है, और ये आपका हिस्सा जो है इसमें हीरोज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, द हीरोज़ हु गॉट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स। जी बेटे इसके अलावा आपने पढ़ना है नॉवल क्या है आपका, मिस्टर चिप्स नॉवल जो है वो आप पढ़ेंगे, और ये नॉवल पढ़ने के अलावा और क्या चीज़ें आपके पास होंगी, आपकी टेक्स्ट में तो यही चीज़ें शामिल होंगी। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर पोर्शन में आपके पास क्या शामिल होंगी, आपके पास बेटे शामिल हैं एसेज हैं,
idioms and phrasal verbs। फिर आपके पास शामिल होंगी prepositions पढ़ेंगे हम, और prepositions के साथ साथ correct use of sentences, ये आप पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटी आपने पढ़ना है अनसीन ट्रांसलेशन पैसेजेस जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अनसीन ट्रांसलेशन पैसेजेस आपकी ग्रामर में बहुत ज़्यादा पैसेजेस जो है उसमें प्रैक्टिस के तौर पर शामिल किए गए हैं, ताकि आप एक ग्रिप आ जाए आपकी ट्रांसलेशन करने के हवाले से। तो बहुत से पैसेजेस आप जो हैं वो करेंगे किताब में से, अपने नोट्स में से, और इसके अलावा कुछ अनसीन पैसेजेस जो हैं वो भी साथ साथ आपको सॉल्व करवाती जाऊंगी, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए और आप ये थोड़ा सा हुनर सीख लें कि चीज़ों को कैसे ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन पैसेज क्या होगा? अ पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। आपके पास पार्ट 1 में था अ पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, एंड दैट वाज एंटायरली फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज एक पैसेज आता था, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते थे। अब आपके पास ट्रांसलेशन क्या है जी? एक उर्दू पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज है, और उसको आपने ट्रांसलेट करना है। जी बेटे, ये आपने सब चीज़ें जो है अब पार्ट 2 में पढ़ना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस हवाले से था। अच्छा, ये जब बात चली सिलेबस की और आपकी बुक्स की, दैट विच आर टू बी टॉट, हम देखते हैं कि ये टोटल मार्क्स जो हैं पेपर के 100 मार्क्स ही होंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आपका 20 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आपका 80 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 100। ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसमें टेक्स्ट में से भी चीज़ें आएंगी, उसमें ग्रामर में से भी सवाल किए जाएंगे, टेक्स्ट में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इस दफ़ा आपको ये कहा मैंने कि एफएससी पार्ट 2 में आपकी टेक्स्ट में से क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स शामिल हैं। कोई पंक्चुएशन नहीं होगी, कोई ट्रांसलेशन पैराग्राफ नहीं लिया जाएगा प्रोज में से, बल्कि जस्ट क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स। तो लिहाजा बेटा आपको बहुत कंसंट्रेट करना है अपने टेक्स्ट पर, ताकि आप साथ साथ उस चीज़ों को ग्रिप करते जाएं, आपके वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग क्लियर होते चले जाएं, और साथ साथ आपको पता चलता जाए कि राइटर आपके साथ क्या चीज़ें डिस्कस कर रहा है। इस पीस ऑफ राइटिंग में, इस लेसन के अंदर क्या चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो रही हैं। तो बेटे ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर आपसे बात ये होगी कि आपके पार्ट 1 में जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो 30 मार्क्स के थे, अब क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके 40 मार्क्स के। ठीक है जी। और दोबारा एक लम्हे के लिए लौटते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की जानिब। ऑब्जेक्टिव में आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो टेक्स्ट में से है, और 10 नंबर का क्वेश्चन ग्रामर में से होगा। टेक्स्ट में से क्या होगा? सिनोनिम्स शामिल होंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स में से, और ये सिनोनिम्स जो है बेटा आपकी प्रोज लेसन नंबर 1 to 10, मॉडर्न 1 to 10 मॉडर्न प्रोज में से भी सिनोनिम्स आएंगे, एंड वी विल बी हैविंग सिनोनिम्स फ्रॉम हीरोज पार्ट 2 लेसन नंबर 11 to 15। फिर हमारे पास नॉवल में से भी सिनोनिम्स आएंगे। तो ये 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, 10 मार्क्स का। ठीक है जी। इसके अलावा ग्रामर में से क्या चीज़ें आपको आएंगी ऑब्जेक्टिव में? आपके पास प्रेपोजिशंस हैं और करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंसेस है। 5 मार्क्स की प्रेपोजिशन, 5 मार्क्स का करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंसेस। इसके अलावा बेटा ये आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ आते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 2 सेक्शंस होंगे। 1 सेक्शन, सेक्शन 1 कंप्राइजिंग क्वेश्चन आंसर्स ओनली। उसमें क्वेश्चन आंसर शामिल होंगे जो 40 मार्क्स के हैं, और रिमेनिंग 40 मार्क्स जो है उसका सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन होगा। अब क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किए। क्वेश्चन आंसर्स में भी देखिए आपका जो लेसन नंबर 1 to 10 है बुक 2 का, इसमें से आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसमें से आपके पास आएंगे 9 क्वेश्चंस आएंगे। आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चन हुए
12। इसी तरह से बुक 2 का पार्ट 2 है, लेसन नंबर 11 to 15 हीरोज़, और हीरोज़ में से भी आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और यू आर सपोज टू सॉल्व 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। और अगेन ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 12। फिर आप पढ़ेंगे मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का जो क्वेश्चन आंसर पोर्शन होगा उसे कैसे करेंगे आप। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके पास होंगे 11 और उसमें से आपको यू हैव टू गेट सॉल्व 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 11। 11 में से 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये कितने मार्क्स होंगे आपके, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपके 16 मार्क्स बनेंगे। 12 + 16 कितने हो गए, ये टोटल मार्क्स 40। तो आपका सेक्शन 1 जो है वो कंप्राइज कर रहा है 40 मार्क्स। कौन सा, सब्जेक्टिव पोर्शन की बात कर रही हूँ। आपके पेपर का सब्जेक्टिव पोर्शन में सेक्शन 1 जो सिर्फ और सिर्फ डील कर रहा है क्वेश्चन आंसर्स को, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दिए गए कि इनका वेटेज, इनका रेशियो जो है कैसे बनेगा। आपकी मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ में से 6 क्वेश्चंस होंगे, मिस्टर चिप्स में से 8 क्वेश्चंस होंगे, और इस तरह से ये टोटल कितने क्वेश्चन बन गए, 20 क्वेश्चंस बन गए। और चूँकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स हुए 40। फिर आते हैं आपके बी पोर्शन की तरफ, ग्रामर पोर्शन की तरफ आते हैं। बेटी ग्रामर में आपके पास इस दफ़ा ना तो मॉरल स्टोरीज हैं, ना एप्लीकेशंस और लेटर्स हैं, बल्कि आप एसे करेंगे। और ऐसे क्या है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे और उसमें से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है। और उसमें आपको एक ये लिमिट भी दे दी गई है कि 300 to 400 वर्ड्स। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स कंप्राइजिंग 300 to 400 वर्ड्स। ठीक है बेटे, ये ऐसे जो है बहुत मेयारी होना चाहिए। जाहिर है जब ऐसे हम पढ़ेंगे तो तफसीलन इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी चूँकि पेपर पैटर्न के हवाले से थोड़े कन्फ्यूजन्स आपको थे, तो इसलिए इसको दोबारा से इसको रिवाइज कर लिया गया है, इसको थोड़ा गो थ्रू कर लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका होगा ऐसे का 15 मार्क्स का। फिर इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, आपने पेरो वर्ड्स किए फर्स्ट ईयर में, अब आप कर रहे हैं इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं। और आजकल मैं लेक्चर्स में ये पोर्शन भी मैंने स्टार्ट कर रखा है, यकीनन उससे आप लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो बेटे ये क्वेश्चन आपका होगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है जी, तो 10 मार्क्स ये आएगा किस तरह से, आपके पास 8 इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स मिक्स्ड आएंगे एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट 8, you will have to select 5 out of 8 idioms or phrasal verbs. वो होता है ना, use any 5 of the following idioms and phrases in sentences of your own। तो आपको 8 में से 5 सेलेक्ट करना है और हर इडियम 2 मार्क्स का होगा, तो ये 10 मार्क्स टोटल आपके बन जाएंगे। ठीक है जी, ये 15 मार्क्स का ये सेक्शन 2 है आपका, सब्जेक्टिव पेपर की बात हो रही है, जिसमें सेक्शन 1 क्वेश्चन आंसर्स का जिक्र किया गया। उसके बाद सेक्शन 2 जो है उसमें ऐसे शामिल होगा, इडियम्स होंगे। ये कितने मार्क्स हो गए, 15 + 10 25 मार्क्स हो गए, और ये 40 मार्क्स का है सेक्शन 2। तो आखिरी सवाल हमारे पास रहता है अनसीन ट्रांसलेशन पैसेज। अनसीन ट्रांसलेशन पैसेज भी 15 मार्क्स का होगा। तो आपके पास टोटल हो गए 15 + 10 + 15, तो अगेन टोटल मार्क्स आपके हुए सेक्शन 2 के 40, यानी 40 + 40, तो 80 मार्क्स का आपका पेपर हुआ सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का आपका पेपर हुआ ऑब्जेक्टिव। ये तो अगर बच्चों के सवालात कुछ इस नौइयत के थे कि थोड़ा सा एक दफ़ा फिर गो थ्रू इसको कर लिया जाए, तो इसलिए इस चीज़ को मैंने बोर्ड पे दोबारा से रिवाइज़ करवा दिया है, ताकि आपके जहन में चीज़ें आ जाएं, जहन में चीज़ें ताज़ा हो जाएं, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आप करते रहें। बेटा अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन जो है बच्चों ने मुझसे ये किया कि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमें उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आंसर जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना आंसर हमें एक क्वेश्चन को लिख देना चाहिए, कितने अल्फाज, कितनी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेटे आपके क्वेश्चन में ही लिखा होता है
कि राइट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 लाइन्स, इन 3 to 5 लाइन्स। यानी ये बोर्ड पेपर पे वाज़े तौर पर यहाँ भी जो भी टेस्ट आपको दिया जाएगा उसमें ये इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी कि योर आंसर मस्ट कंप्राइज 3 to 5 लाइन्स, 3 से 5 सत्रों पर मुश्तमिल होना चाहिए। अननेसेसरली आपने उसको तवालत नहीं देना, लेंथी नहीं करना, हर क्वेश्चन को आंसर करते हुए उसकी समरी नहीं लिखनी, समरी की तरफ नहीं जाना, हमें टू द पॉइंट उसी क्वेश्चन को आंसर करना है। और सबसे अहम बात यह है कि आपको जो सेंटेंस लिमिटेशन है उसका ख्याल रखें। वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उसको बहुत ज़्यादा लेंथ देते हैं तो क्या होगा, इट विल मार द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। आपका आंसर जो है शायद वो उतना मयारी ना हो पाए और नंबर कटने के चांसेस हों। और एक और अहम बात ये है कि हमें अपने जनरल व्यूज़, अपनी सराउंडिंग से चीज़ों को लेकर उस आंसर में डिस्कस नहीं करना है जब तक कि हमसे ऐसा कोई सवाल पूछा ना जाए। जी, जो आपसे हमारे कमेंट से रिलेटेड अगर सवाल आपसे पूछा गया है तो उसमें चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें चीज़ें लिख सकते हैं इस तरह की। अदरवाइज़ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियर कट आपके टेक्स्ट को कवर कर रहे हैं, जो राइटर के, ऑथर के जो पर्टिकुलर आइडियाज़ हैं और जो वो उस लेसन में कहना चाह रहा है, आपको उसके साथ कन्फाइन रहना है। ठीक है जी, उनको जहन में रखते हुए अपने आंसर को लिखना है। और अगेन आंसर्स जो हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लंबे नहीं होने चाहिए, उसकी जो लिमिट है, स्पेसिफिकेशन है, उसका आप ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखें। अच्छा, एक और चीज़ बेटा, क्वेश्चन आंसर्स की बात हुई तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बेटी अपने टेंसेस का भी क्वेश्चंस को जब आंसर करते हो तो टेंसेस का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखा करें। अक्सर ये होता है कि आप वर्ब्स जो हैं उनको एंटायरली इग्नोर कर देते हो। क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही लिखा है लेकिन आपके वर्ब जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। सपोज़ आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस में है और आप उसको आंसर कर रहे हो प्रेजेंट वर्ब्स के साथ, तो क्या है, आंसर तो सही लिखा है लेकिन चूँकि वो ग्रामेटिकली वो सारा स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा तो वो नंबर आपके उससे कटेंगे, वो क्वेश्चन क्रॉस भी हो सकता है। लिहाजा जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोशिश करें कि उसी में उसको आंसर किया जाए। फिर एक और अहम चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आप जब क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने आते हैं तो आप रैंडम सिलेक्शन करते हो। उसमें मे बी आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस पोर्शन में मे बी आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आप अपनी सवाबदीद पर आप क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दूसरे नंबर पे कर सकते हो, लेकिन नंबरिंग जो है वो साथ साथ आप नंबरिंग का या क्वेश्चंस का ख्याल रखें। बाज़ दफ़ा बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते, अपना सीक्वेंस, अपना ऑर्डर बनाते हैं क्वेश्चंस का। अपना ऑर्डर बनाने से क्वेश्चन में क्या होगा कि आपने क्वेश्चन भी नहीं लिखा। ऑर्डर ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट किया जा रहा है तो आप उसको 1 का नाम, जुज़ 1 का नाम दे रहे हो, पार्ट 1 का नाम दे रहे हो, तो ज़ाहिर है एग्जामिनर उसको टैली करेगा क्वेश्चन के साथ, तो वो कहेगा कि ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है इसका आंसर उस क्वेश्चन के साथ, तो नंबर कटने के खदशात हैं। बेटा इस चीज़ को ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ जो है आपके फीडबैक के ज़रिए से जो हमारे सामने आई है वो ये है कि बेटे आप महसूस कर रहे हैं कि किसी लेक्चर में शायद महसूस करते हैं कि कोई लाइट प्रॉब्लम आता है बोर्ड पे और विजिबिलिटी नहीं रहती, वर्ड्स जो हैं वो ब्लर हो जाते हैं। तो बेटे अब इस चीज़ पे हम लोगों ने काफ़ी तवज्जो दी है और वर्ड्स को जूम किया जाएगा ताकि आप उसको आसानी से देख सकें। मैं भी बार बार वर्ड्स को दोहराती रहती हूँ अपने लेक्चर के दौरान और दोहराती रहूँगी ताकि आप उसको सुन सकें, उसको लिख सकें प्रॉपरली, वर्ड्स मीनिंग को, उस पोर्शन को तैयार कर सकें और इंशाल्लाह विजिबिलिटी भी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी बोर्ड पे। एक और क्वेश्चन बेटे आपकी तरफ से ये आया है, यू पीपल आर हैविंग अ क्वेश्चन योर माइंड regarding the second chapter from book 2 and your second chapter is using the scientific method। बेटे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड जो है वो लेक्चर आप तक पहुंचा और उसमें आपका कहना है शायद आपने उसका एक लेक्चर उसका मिस कर दिया है या एक फ़र्स्ट पेज जो है उसमें वो आप लेक्चर पिक नहीं कर पाए, मिस हो गया किसी तरह से वो लेक्चर, तो वो थोड़ा सा आप लोग जो है वो इन टच रहना चाहते थे, उसको समझना चाहते थे, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बयान कर देती हूँ बेटा। बेसिकली
the using the scientific method, this chapter just shows us that how the use of scientific method has brought radical changes, revolutionary changes in human life और इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ कि साइंसी इनकलाबात ने, साइंसी ईजादात ने इंसानी ज़िंदगी में किस कदर इनकलाब कहा जा सकता है, किस कदर तब्दीलियाँ जो है, यकसर तब्दीलियाँ जो हैं वो ये साइंसी ईजादात जो हैं वो लाए जाने का सबब बनी हैं. You know that science has basically made our life very comfortable, very convenient and easy. कि साइंस जो है उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सुकून दे, आराम दे और तस्कीन से भरपूर बना दिया है. यानी we see that we are much more liberal, we are much more logical, we are much more analytical and experimental in our views regarding the things in our surroundings. The man in the ancient times had to face precarious situations. They had to face the bloody jaws of certain diseases which were a sure call to death. Now the science has given us the better diagnosis system. The scientific inventions has brought before us the latest techniques or latest machines in operation theatre for the better cure of certain fatal diseases. There is system of वैक्सीनेशन की जाती है बीमारी की शक्ल में, सूरत में, ताकि जो है इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिसीज़ से बचाया जा सके. We see that science has solved many of the human problems including the maintenance, whether we talk about the maintenance of human health or we talk about the improvement in our communication and transportation, or whether we talk about the better control over diseases, the better food and the ways for the preservation of food, and similarly the best ways to construct our houses. तो आज साइंस ने क्या है कि from the caveman we have got the position of spaceman, कि आज के इंसान ने जो caveman की एक पोजीशन कभी थी इंसान की, उससे निकलकर उसने spaceman की हैसियत इख्तियार कर ली है. There are certain gadgets and devices which have further made our life easy and comfortable. We are having refrigerators, we are having ACs, we are having a heating system, and we are having certain devices to wash our utensils, to keep our homes clean, etc. We are having better sanitary systems in our towns, in our urban areas and rural areas at the same time. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये साइंस की इख्तरात हैं, साइंस की मरहून मिन्नत हैं. और इस लेसन में आपको ओवरऑल एक साइंस का व्यू देने के बाद एक पैराग्राफ की शक्ल में मुख्तलिफ हेडिंग के ज़रिए से राइटर आपको ये बता रहा है कि किस तरह से साइंस जो है वो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाने का सबब बनी है. यानी सबसे पहली हेडिंग जो हम देखते हैं वो है बेटर कंट्रोल over diseases, कि बीमारियों पर बेहतर काबू. यानी we see that there were certain diseases like smallpox, measles, whooping cough, diphtheria, dysentery, etc. So these fatal diseases sometimes were sure call to death, and science has brought, we can say that the wonder drugs, the inventions of certain medicines have brought man back from death, from the bloody jaws of death into the lap of life. कि हमारे पास देखें आज वंडर ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं. इसके अलावा हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में इस तरह के इक्विपमेंट्स, इस तरह के अपरेटस मौजूद हैं जिसकी मदद से जो है एक तो बेहतर डायग्नोसिस होगी डिसीज़ की, उसके बाद डायग्नोसिस के बाद उसका बेहतर क्योर जो है हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास प्रिवेंशंस मौजूद हैं, और किस तरह से डिसीज़ को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से एपिडेमिक्स को, कंटेजियस डिसीज़ को कंट्रोल करना है, उसके हवाले से प्रिवेंशंस हैं, उसके हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं. ये सारी चीज़ें हमें साइंस ने
साइंस की मदद से हमें बताई गई हैं। साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने इंसानी ज़िंदगी को यकसर चेंज करके रख दिया है। तो आपके पहले पैराग्राफ में, पहले पेज में यही सब कुछ है। फिर हमें ये भी बताया जा रहा है कि इन एंशिएंट टाइम्स, इन ओल्डन टाइम्स, सम 100 or 200 years back, you can say, only 1 out of 8 babies survived or 10 babies died out of 8। यानी अगर 8 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 8-7 बच्चे जो हैं वो वफ़ात पा जाते थे इन बीमारियों का शिकार होकर, और सिर्फ एक ही बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस हुआ करते थे। एंड बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट ईयर्स ऑफ द एज क्या होता था, सर्टन मोर डिसीज़, द चाइल्ड गॉट विक्टिम ऑफ सर्टन मोर डिसीज़ और विच किल्ड हिम, विच कॉज्ड टू किल हिम, कि जैसे जैसे वो अपनी 6th 12th बर्थडे की तरफ बढ़ता था और मज़ीद डिसीज़ जो थी वो उसके कला कमा करने का सबब बन जाया करती थी, बिकॉज देयर वर नो प्रॉपर वैक्सीनेशन इन ओल्डन डेज। अब क्या है, वैक्सीनेट किया जाता है बच्चों को अर्ली एज से ही, तो उसमें बहुत सी बीमारियां जो हैं वो लेटर ऑन ख़तरे का बायस उनके लिए नहीं बनती हैं। बेटा एक तो ये चीज़ उस पेज में डिस्कस हुई। फिर उस पेज में आपसे बात हुई बेटर सैनिटरी कंडीशंस। बेटर सैनिटरी कंडीशंस क्या है, व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस सम 100 years बैक एंड व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस these days। हमने ये देखा कि the streets of the cities were narrow and unpaved in the past and people used to throw their household rubbish and garbage in the streets of their towns and just making them filthy। और क्या है, animals in the streets used to feed upon this garbage and rubbish and scattered it further and all this caused to create unhygienic conditions। क्या था जी जनाब, हमारी जो गलियां थी, सड़कें थी, वो पक्की नहीं थी, यानी पुख्ता नहीं थी, और निकासी आपका कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, निकासी आपका इंतज़ाम नहीं था। देयर वर ओपन टॉयलेट्स एंड टॉयलेट्स वर सिचुएटेड एट सर्टन प्लेसेस which were close to the wells from where people got drinkable water। तो ओपन टॉयलेट, ओपन प्लेसेस पे थी टॉयलेट और ऐसी जगह पे मौजूद होती थी जहाँ वेल्स है, जहाँ से ड्रिंकेबल वाटर हासिल किया जा रहा है। एंड दीज वेल्स गॉट कंटेमिनेटेड, और ये यहाँ से जो इस फजले की वजह से, वो नजासत की वजह से पानी जो है, ड्रिंकेबल पानी जो है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाया करता था जी। ये चीज़ हमें बताई गई इसमें, इस पेज के अंदर। फिर एक और चीज़ बताई गई है कि व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस दीज डेज, कि आजकल सैनिटरी कंडीशंस जो है किस नौयत की हैं। आजकल बेटे हम देख रहे हैं कि सैनिटरी कंडीशंस आर क्वाइट इम्प्रूव्ड दीज डेज एंड इट इज़ अनलॉफुल टू थ्रो हाउस होल्ड गार्बेज इन द स्ट्रीट। कि आज क्या है, कानूनन इस चीज़ को नाजायज़ करार दिया गया है, गलत करार दिया गया है कि अपने हाउस होल्ड गार्बेज को स्ट्रीट्स में फेंका जाए। एंड देन अगेन वी सी that we are having proper drainage system, yani there are certain dumping plants where this sewage taken from all the sections of the city is taken through sealed pipe to the dumping plants where it is disposed of। कि जितना भी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद जो ये फिल्थी वाटर है, इसको पाइपलाइंस के ज़रिए से डिस्पोजल और डंपिंग प्लांट्स तक ले जाकर इनको वेस्ट किया जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने उसमें पढ़ी थी। और एक और चीज़ कि वी आर हैविंग बेटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स। Our municipalities are rather vigilant regarding keeping their towns and cities clean. Even rural areas are also kept clean through these measures। इन इक़दामात, इन स्टेप्स के ज़रिए से अपने इलाका जात को साफ़ रखने की कोशिश की गई है। फर्दर आपने पढ़ा ही बेटा, फर्स्ट पेज का थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा था कि लेक्चर आपका मिस हो गया, और कुछ बच्चों ने ये जानना चाहा था, इसलिए मैंने इसको एक दफ़ा से गो थ्रू कर दिया है। बाकी लेक्चर तो आपने अटेंड कर रखा है कि उसमें यू जस्ट लर्नड अबाउट द बेटर फूड एंड बेटर सिस्टम ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। देन वी टॉक्ड अबाउट
the attitude of the humans. Yani science has brought change in human attitudes and behaviors, and we are more logical and we are more analytical towards the things which are happening in our surroundings. ठीक है ना. आज क्या है, आज का इंसान क्या सोचता है कि there is always a solid logical reason behind all the things which happen to us, which are the part of our surroundings. आज का इंसान ज़्यादा मंतकी है, ज़्यादा बेहतर सोच रखने वाला है, ज़्यादा खुले जहन के साथ सोचने वाला है, और वो जानता है कि हर चीज़ के पीछे पसे पर्दा कोई ना कोई वाज़े रीज़न जो है वो मौजूद है. और दे डू नॉट एनी लॉन्गर बिलीव इन सुपर नेचुरल एलिमेंट और द हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर हैविंग बैड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स. तो इन चीज़ों पे वो बिलीव जो है, यानी हम कह सकते हैं पीपल्स आर नो लॉन्गर सुपरस्टिशियस. लोग जो हैं वो सुपरस्टिशियस नहीं हैं, तो हम परस्ते पर यकीन नहीं रखते हैं. बेटे ये छोटी छोटी कुछ बातें थी जो आपकी तरफ से एक फीडबैक के ज़रिए से आई सामने, वो आपके साथ डिस्कस की गई हैं. और बेटे कोशिश ये की जाती है कि आपको लेसन जो है वो इस तरह से पढ़ा दिया जाए और उसकी जो तवालत है, जो जितना हिस्सा आपको जितना पोर्शन पढ़ना है वो इतना हो जिसे आप समझ सकें और उसे याद भी कर सकें, उसको रिवाइज़ कर सकें अच्छे तरीके से. तो बेटे एडवाइस यही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, तभी आपके जो फीडबैक हैं, जो महसूसात हैं, जो आप क्वेश्चन जहन में आते हैं वो टीचर्स के साथ शेयर भी कर रहे हो. That is a very positive, a very healthy sign indeed. Or I would recommend you to devote all your time, or particularly rather to devote this specific time of learning wholeheartedly to your studies. कि जो आपका स्पेसिफिकेशन दी गई है एक टाइम की, आप इसको अवेल करें. ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी हो रही हैं, आप ज़रूर सब्जेक्ट्स जो है अपने सब्जेक्ट्स को समझें और उनको क्लियर करें और उनको रिवाइज़ करें. और बेटे क्योंकि देखिए यू आर इन हायर grade now, or higher grades are demands you to work really harder. कि higher grades में you have to put your best effort, you have to show your best performance to get outstanding grades in examinations. ठीक है, ताकि आप फर्दर आपको अच्छे अच्छे इदारों में जो है वो आपके अच्छे मार्क्स आएँ पेपर में, अच्छे इदारों में आप जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपकी प्लानिंग्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप आगे बढ़ सकें. ठीक है बेटा, तो बहुत ज़्यादा तवज्जो से, बहुत ध्यान से अपने लेसन्स को देखें, इनको सुने. एंड you all the students are basically our top priority, and we welcome the questions which arise in our minds, and you are really at liberty to remain in touch with your teachers to ask if you find any sort of ambiguity or any problem regarding your lectures. ठीक है जी. तो meanwhile again आपको ये कहना चाहूँगी बेटे ये इंग्लिश जो है इसमें ये सब चीज़ें साथ साथ आप कवर करें, क्योंकि सिनोनिम्स जो होते हैं बेटे, एक क्वेश्चन आपके जहन में, एक बच्चा मुझे याद है कि सिनोनिम्स के हवाले से थोड़ा कंफ्यूज था और जानना चाह रहा था कि सिनोनिम्स जो है उसको किस तरह से कवर किया जाए, याद किया जाए. बेटे अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़ते हो और वो टेक्स्ट लाइन आपको समझ में आ जाती है और वो वर्ड जो होता है बाज़ दफ़ा उसका मीनिंग आपके जहन से स्लिप हो जाता है, तो आपके पास वो जो स्टेटमेंट आई है, सेंटेंस आया है, उसके साथ 4 ऑप्शन तो मौजूद हैं. उन 4 ऑप्शंस को एक एक रख के उस लाइन के अंदर एडजस्ट करें, उसके मीनिंग को समझें. आप उस टेक्स्ट लाइन को ही अगर 2-3 दफ़ा रिवाइज कर लेंगे, जहन में दोहरा लेंगे, एट वंस फौरी तौर पे आपको क्लिक करेगा इसका, इस वर्ड का ये मीनिंग होता है, इसका ये उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग नहीं आ रहा है एक्यूरेट, तो उर्दू मीनिंग इसका ये है. फिर आप उन 4 ऑप्शंस के साथ उस वर्ड को जो है उसमें सब्स्टिट्यूट, उसका अल्टरनेटिव जो है वो तलाश करने की कोशिश करें, और जो मीनिंग उसमें आपको फिट बैठता हुआ नज़र आता है वही आपका मीनिंग है. वैसे तो होपफुली आपकी वोकैबुलरी ही इतनी मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह इन चीज़ों को याद करने के बाद कि आप आसानी से जो है वो उस वर्ड का मीनिंग जो है, उस वर्ड का सिनोनिम जो है उसको ट्रेस आउट करें ऑप्शंस में से. तो बेटे ये चीज़ें साथ साथ तैयार करें और सिनोनिम्स जो हैं इनको अपने जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उन सिनोनिम्स को साथ साथ रिवाइज़ करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो आपके जहन में रह जाएं. क्योंकि आप अगर इस काम को पेंडिंग छोड़ते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा लेसन्स के बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स जो इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज करने वाली हो जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी और शायद अच्छे प्रॉपर तरीके से याद नहीं हो पाएंगी. आप अगर अपनी
वोकैबुलरी ये सिनोनिम्स याद करके स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपको फ़ायदा मिल रहा है आपके अनसीन पैसेज में। अनसीन ट्रांसलेशन पैसेज में भी आपको जब वर्ड्स की ज़रूरत होगी, आपको जब वोकैबुलरी चाहिए होगी, तो आप अपने जहन पे इन्हिसार कर सकोगे और आपको याद आ जाएंगे वो सारे वर्ड्स जो आपके जहन में हैं, और आप उसको एडजस्ट कर लोगे, ट्रांसलेट कर लोगे आसानी से, उर्दू वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है बेटे, एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे। एंड एज यू नो दैट वी आर फेसिंग अ पेंडेमिक दिस डेज, तो यू पीपल नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। आपको यही बताती हूँ मैं कि बिला ज़रूरत कोशिश करें घर से मत निकलें, और अगर घर से निकलते हैं तो बेटे बहरहाल जो हिफाजती इक़दाम हैं, अपने आप को भी आपने महफूज रखना है और दूसरों को भी बचाना है। आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, और जिस तरह से आपको ये बार बार तलकीन की जा रही है, ताकीद की जा रही है कि अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए बार बार धोएं, तो बेटा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।